हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। मेरा नाम है चंद्रगुप्त और आप देख रहे हैं एयरबस बॉयज़। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एयरक्राफ्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और साथ ही मैंने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया था और कैसे मॉड्यूल 8 को क्लियर करें इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। लिंक जो है मैं वो दे दूँगा आई बटन में, राइट हियर। ओके, एंड आज के इस क्लास का टॉपिक होगा एयरक्राफ्ट के क्लासिफिकेशन, ग्लोसरी ऑफ टर्म्स, प्राइमरी कंट्रोल सरफेस, सेकेंडरी कंट्रोल सरफेस एंड एयरक्राफ्ट के एक्सिस कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज ये लास्ट है, इंट्रोडक्शन का क्लास जो है यहाँ पे आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे से मैं स्टार्ट करूँगा मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट का सिलेबस, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी एविएशन का बुक चाहिए तो वो अवेलेबल है हमारे पास, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। नंबर जो है, मैं व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट आप मैसेज करो। प्राइस रेंज जो भी है आपको पता करना है तो आप वहाँ पे मैसेज करके पता कर सकते हो। देखो, अगर आप PDF से पढ़ लेते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है बुक लेने का। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है बुक लेने का, कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्ट करने का। बट अगर आपको हार्ड कॉपी उसकी चाहिए, आप नहीं पढ़ पाते हो PDF से, तो आपको अवेलेबल है। जनरली देखो, जितने भी एविएशन की बुक होते हैं वो उनका प्राइस रेंज जो होता है हायर होता है, बट हम आपको लोअर रेट में देंगे, ऐसे अफोर्डेबल रेट में देंगे कि आप उसे ईजिली बाई कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार ज़रूर आप व्हाट्सअप करके हमें पूछ लेना। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम क्लास में अपने। तो सबसे पहले क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्लोसरी ऑफ टर्म्स। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था, डिफिनीसन सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एयरक्राफ्ट के एक्सिस, देन प्राइमरी कंट्रोल सरफेस, सेकेंडरी कंट्रोल सरफेस एंड एयरक्राफ्ट के क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले ग्लोसरी ऑफ टर्म्स। तो आज का जो सबसे पहला डिफिनीसन है वो है लीडिंग एज। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, लीडिंग का मतलब कि लीड करने वाला, जो सबसे फ्रंट में हो। वैसे ही अगर एयरक्राफ्ट की लीडिंग एज की बात करूँ तो वो एरिया जो सबसे पहले एयर के कांटेक्ट में आता है, वो सरफेस जो सबसे पहले एयर के कांटेक्ट में आता है, उसको बोलते हैं लीडिंग एज। जैसे अगर ये एयरक्राफ्ट ऐसे है, अब ये सामने आगे की तरफ फ्लाई कर रहा है, तो सबसे पहले जो कांटेक्ट में आएगा, देखो ये एरिया जो है विंग का, ये एरिया जो आप देख रहे हो, इसमें सबसे पहले एयर जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है, तो इस एरिया को बोलते हैं लीडिंग एज। अब अगर यही बात मैं करूँ इस सरफेस में, तो देखो इस एरिया पे सबसे पहले आ रहा है एयर, तो इस एरिया को बोलेंगे लीडिंग एज। इसमें ये एरिया हो गया, इसमें ये एरिया लीडिंग एज हो गया। अब जो हमारा दूसरा डिफिनीशन है वो है ट्रेलिंग एज, जस्ट इसका अपोजिट। तो लीडिंग एज में तो अभी तक एयर जो थी सबसे पहले कांटेक्ट में आती थी। ट्रेलिंग एज की बात करूँ तो ट्रेलिंग एज वो एज होता है जहाँ से, वो सरफेस होता है जहाँ से एयर जो है वो लीव करती है, सर पूरे स्ट्रक्चर को लीव करती है, मतलब यहीं से एयर जो है बाहर निकल जाती है। तो अब इसमें कौन सा एरिया होगा, तो जाहिर सी बात है ये जो विंग का पीछे वाला हिस्सा है, इसी को बोलते हैं ट्रेलिंग एज। यहाँ से एयर क्या करेगी, अब निकल के बाहर चली जाएगी। ये लीडिंग एज हो गया, ये ट्रेलिंग एज हो गया। अब इसमें ये ट्रेलिंग एज हो गया और ये लीडिंग एज हो गया। तो हमारा जो अगला डिफिनीसन है वो है एरोफॉइल। एरोफॉइल किसको बोलते हैं, तो अगर डिफिनीसन की बात करें तो एरोफॉइल एक तरह का सरफेस होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आप यहाँ देखो, फिगर में देखो, ये आप जो देख रहे हो ये कर्व एरिया, ये आप जो कर्व एरिया देख रहे हो, यही क्या करता है, लिफ्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये कैसे करता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आखिर ये वर्क करता है और लिफ्ट कैसे जनरेट करता है। तो इसके बारे में टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल आपको सब कुछ बताऊँगा। तो बस इतना अभी समझो आप कि एरोफॉइल उसको बोलते हैं जो एक तरह का सरफेस होता है जो लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसको एरोफॉइल बोलते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ऐसा कुछ होता है इसका शेप। अब जो हमारा नेक्स्ट जो डिफिनीसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिगो में एक बार आ चुका है। ये इंडिगो का जो अभी रिटन एग्ज़ाम हो रहा था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि कैम्बर किसको बोलते हैं। तो ये देखो, एक हो गया एरोफॉइल, ये एरोफॉइल हो गया, ठीक। ये जो आप कर्वेचर देख रहे हो, इसी की वजह से लिफ्ट क्रिएट होता है और इसी कर्वेचर को बोलते हैं कैम्बर, ठीक है। इसी कर्वेचर को बोलते हैं कैम्बर। तो यही क्वेश्चन वो आया हुआ था, तो मेक श्योर कर लेना आप कि हो सकता है ये फिर से पूछ ले इंटरव्यू में कि कैम्बर किसको बोलते हैं।
तो अब जो हमारा अगला टर्मिनोलॉजी है वो है पोर्ट एंड स्टारबोर्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यार, सारे फील्ड में अपना एक एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है। वैसे ही एविएशन में लेफ़्ट साइड को बोला जाता है पोर्ट एंड राइट साइड को बोला जाता है स्टारबोर्ड, ठीक है। जैसे इधर जो कुछ भी होगा इस साइड को बोलेंगे स्टारबोर्ड साइड। सपोज़ करो अगर आपसे किसी ने बोला है कि स्टारबोर्ड साइड में जो इंजन है उसकी ऑयल सर्विसिंग करनी है, तो इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड में आपका इंजन है उसकी सर्विसिंग करनी है। तो ये एरिया पूरा स्टारबोर्ड हो गया और ये एरिया पूरा पोर्ट हो गया। तो अब आता है डिफिनीशन कॉर्ड। कॉर्ड किसको बोलते हैं? तो कॉर्ड जो होता है वो एयरफॉइल में होता है। तो किसी भी एयरफॉइल के लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को कॉर्ड बोलते हैं। जैसे आप इस विंग में देखो, विंग जो है वो एयरफॉइल शेप है, तो इसका जो लीडिंग एज है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को कॉर्ड बोलेंगे। तो अब कॉर्ड लाइन क्या होता है? तो जैसे आप देखो यहाँ पे एक कॉर्ड होगा, यहाँ पे एक कॉर्ड होगा, मतलब सारे कॉर्ड की एक मेजरमेंट अलग अलग है। तो पूरे कॉर्ड को क्या करते हैं, हम एक लाइन से इंडिकेट करते हैं। जब हम पूरे कॉर्ड को एक लाइन से, सिंगल एक लाइन से इंडिकेट जब करें हम, तो उसी लाइन को बोलते हैं कॉर्ड लाइन। ये कुछ नहीं होता, बस एक लाइन ड्रॉ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे कॉर्ड को, तो इसी को बोलते हैं कॉर्ड लाइन। अब इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा अगले डिफिनीशन में। चलते हैं हम अपने अगले डिफिनीशन पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन जो है वो है एंगल ऑफ अटैक। तो ये आपका हो गया एक एयरोफॉइल, ठीक है, ये आपका एयरफॉइल हो गया और ये आपका कॉर्ड लाइन हो गया एयरफॉइल का, ठीक है। तो एंगल ऑफ अटैक होता क्या है कि एंगल ऑफ अटैक एक एंगल होता है किसके किसके बीच, कॉर्ड लाइन और रिलेटिव एयरफ्लो के बीच में। तो इस समय अगर आप देखो तो ये क्या है कि जो ये सामने से जो एयर आ रही हैं उनके बीच और ये कॉर्ड लाइन के बीच में जो एंगल है वो 0 है, ठीक है। जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के फेज में आता है, जैसे ये देखो, अगर इस समय अगर आप ऐसे रखो एयरक्राफ्ट को, तो ये जो एयरफॉइल आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके और एयरफॉइल के बीच में कुछ भी नहीं है। जब जैसे ही ये टेक ऑफ के लिए जाएगा ऐसे, मीन्स कि जब ये टेक ऑफ के फेज में जाएगा तो क्या हो जाएगा सिनेरियो, ये इस तरह का सिनेरियो कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय जो ये है कॉर्ड लाइन हमारा, ये जैसा आप देख रहे हो ये हमारा कॉर्ड लाइन है और ये हमारा एयर फ्लो है सामने से जो आ रहा है, तो उसके बीच में एक एंगल बनता है, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। तो अब देखते हैं विंग स्पैन किसको बोलते हैं। तो अगर डिफिनीशन आप देखो तो स्पैन का डिफिनीशन ये होता है कि एक विंग टिप से लेके दूसरे विंग टिप के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं विंग स्पैन। जैसे देखो ये डिस्टेंस और यहाँ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यही आपका हो गया विंग स्पैन। इस एयरक्राफ्ट का विंग स्पैन इतना है। अगर मैं अभी इसको स्केल से नाप लूँ तो पता चल जाएगा कि इस एयरक्राफ्ट का विंग स्पैन कितना है, ठीक है। तो विंग स्पैन एक विंग टिप से दूसरे विंग टिप के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी को विंग स्पैन बोलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट डिफिनीसन है वो है एस्पेक्ट रेशियो। ये लास्ट डिफिनीसन है। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? तो अगर डिफिनीसन देखें तो लिखा होता है कि स्पैन डिवाइडेड बाई कॉर्ड, इसी को बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। तो स्पैन तो आपको पता ही है, विंग टिप से लेके विंग टिप के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्पैन बोलते हैं। और कॉर्ड किसको बोलते हैं? लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं क्या? कॉर्ड। तो जो हमारा एस्पेक्ट रेशियो होता है वो इसी का डिवाइडेबल होता है। और अब हम देखते हैं एयरक्राफ्ट के एक्सिस के बारे में। कितने एक्सिस होते हैं? तो किसी भी एयरक्राफ्ट के 3 एक्सिस होते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दूसरा जो आपका होता है लैटरल एक्सिस होता है, एंड तीसरा जो होता है उसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सिस है वो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो एयरक्राफ्ट के फोर से लेके आफ्ट के बीच में आता है। जो पूरा एयरक्राफ्ट के देखो ये 4 से लेके पूरा आफ्ट के बीच में एक पूरा लाइन आएगा, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सपोज करो ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। देखो जो एयरक्राफ्ट के 4 से लेके पूरा आफ्ट इसमें कवर हो गया, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब इसके अलोंग में भी एक मोशन होता है और अबाउट में भी मोशन होता है। अलोंग का मतलब कि साथ साथ, अगर एक्सिस आगे जा रहा है तो एयरक्राफ्ट भी आगे जाएगा, एक्सिस पीछे जा रहा है तो एयरक्राफ्ट भी पीछे जाएगा, मतलब उसके साथ जाएगा। एक्सिस इधर मुड़ रहा है तो एयरक्राफ्ट भी इधर मुड़ेगा, एक्सिस इधर जा रहा है तो इधर जाएगा।
ठीक है। अबाउट का मतलब होता है कि एक्सिस मूव नहीं करेगी, एक्सिस वहीं कंटिन्यू रहेगी, बस आपका एयरक्राफ्ट जो है उसी एक्सिस पे होते होते मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो अबाउट और एलॉन्ग का मतलब आप समझ गए। एलॉन्ग मतलब साथ साथ जाएगा, जिधर एक्सिस जाएगा उधर एयरक्राफ्ट जाएगा। अबाउट का मतलब कि एक्सिस जो है वो एक जगह पे कांस्टेंट रहेगी, बस उसी पे एयरक्राफ्ट मूव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एलॉन्ग में कौन सा मूवमेंट होता है। तो देखो एलॉन्ग का मैंने क्या बोला था, अब सपोज करो ये एक्सिस आगे की तरफ जा रही है तो एयरक्राफ्ट भी क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा। एक्सिस पीछे की तरफ जा रही है तो एयरक्राफ्ट क्या करेगा, पीछे की तरफ आएगा। तो ये कौन सा मोशन हुआ, साथ साथ कौन सा मोशन हुआ। तो एलॉन्ग में जो मोशन होता है वो होता है फॉरवर्ड मोशन एंड बैकवर्ड मोशन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एलॉन्ग में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है। अब बात करूँ मैं इसके अबाउट की, तो ये एक्सिस हो गया, इसी के अबाउट पे या तो एयरक्राफ्ट ऐसे इधर की तरफ जाएगा या तो एयरक्राफ्ट इधर की तरफ जाएगा। तो ये कौन सा मोशन हुआ, ये मोशन हुआ हमारा रोलिंग मोशन। या तो एयरक्राफ्ट इधर की तरफ रोल करेगा या तो इधर की तरफ एयरक्राफ्ट रोल करेगा। तो अबाउट में जो मोशन होगा वो होगा रोलिंग। तो अब बात करते हैं लेटरल एक्सिस के बारे में। तो लेटरल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जाती है और एक विंग टिप से दूसरे विंग टिप की तरफ जाती है। जैसे ये हमारा हो गया एक विंग टिप और ये हमारा हो गया दूसरा विंग टिप, तो इन दोनों के बीच से जाती है। तो लेटरल एक्सिस क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया जो एक विंग टिप से दूसरे विंग टिप की तरफ जाती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जाती है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरे एयरक्राफ्ट का वेट एक जगह पे लगता है, जिस पॉइंट पे लगता है उसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेटरल एक्सिस। अब इसके अलोंग में कौन सा मोशन होगा, तो देखो ये हो गया एयरक्राफ्ट। अलोंग का मतलब मैंने बोला था कि साथ साथ, अगर एक्सिस इधर की तरफ जा रही है तो एयरक्राफ्ट भी इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जा रहा है तो एयरक्राफ्ट भी इधर की तरफ जाएगा। तो अब देखो, अगर सपोज करो एयरक्राफ्ट जो है इस तरफ फ्लाई कर रहा है, एक सेकंड में थोड़ा फोकस इसका, हाँ, सपोज करो एयरक्राफ्ट जो है इस तरफ फ्लाई कर रहा है। ठीक है, अब लेटरल एक्सिस के अलोंग में मोशन करना है, मतलब कि इधर की तरफ जाएगा या तो इधर की तरफ जाएगा, या तो उधर की तरफ चला जाएगा या तो इधर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें दो मोशन हुआ, एक हुआ साइड स्लिप एंड दूसरा हो गया आपका स्किड। तो इसके अलोंग में दो मोशन होता है, साइड स्लिप होता है और स्किड होता है। तो अब बात करते हैं लेटरल एक्सिस के अबाउट में कौन सा मोशन होता है। तो देखो ये एक्सिस हो गया, अब इसी पे क्या करना है, ये एक्सिस हो गया बिल्कुल, देखो जहाँ मैं पकड़ा हूँ, ये सपोज करो दोनों एक्सिस है। अब करना क्या है कि अबाउट का मतलब मैंने बताया था कि एक्सिस अब नहीं मूव करेगा, एक्सिस कांस्टेंट हो जाएगा अपनी जगह पे, बस एयरक्राफ्ट मूव करेगा। तो अब देखो एक ही मोशन हो सकता है, या तो इसका नोज अप होगा या नोज डाउन होगा, नोज अप होगा या नोज डाउन होगा। तो इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, पिचिंग मोमेंट बोलते हैं। तो लेटरल एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट होगा उसको बोलेंगे पिचिंग मोमेंट। अब हमारा तीसरा एक्सिस जो आता है वो है वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, ये सपोज करो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस और ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस एक तरह का लाइन होता है जो एयरक्राफ्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जाता है। देखो तीनों एक्सिस जो होते हैं वो सीजी से होके जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ सीजी से मैं आपको और उठाता हूँ। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि सीजी को कैसे इंडिकेट करते हैं। तो देखो सीजी को इंडिकेट करने का तरीका ये है, आप कहीं भी देखना सीजी को ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो तीनों एक्सिस क्या होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जाते हैं। और अगर नॉर्मल एक्सिस को मैं इंडिकेट करूँ तो देखो नॉर्मल एक्सिस बिल्कुल ऐसे होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज करो यहाँ पे है तो बिल्कुल ये होगा, मतलब बाकी दोनों एक्सिस के 90 डिग्री पे होगा, ये इस तरह, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो अब क्या करना है, अगर इसके अलोंग की बात की जाए तो या तो एक्सिस नीचे की तरफ जाएगा या तो एक्सिस ऊपर की तरफ जाएगा। ये या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो अगर अलोंग की बात करूं तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मोशन मिलता है हमको जब अलोंग की बात करें तो। और अगर अबाउट की बात करें तो अबाउट में क्या होगा, एक्सिस जो है वो कांस्टेंट हो गया। अब एयरक्राफ्ट क्या करेगा, इधर घूमेगा या तो इधर घूमेगा। देखो ये एयरक्राफ्ट चाहे तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा, इधर घूमेगा या इधर घूमेगा। देखो एक्सिस जो है वो कांस्टेंट है, इधर गया या इधर गया। तो
तो कौन सा मोशन हुआ? तो अबाउट में मोशन हो गया आपका योइंग। तो यार आप बात करते हैं एयरक्राफ्ट क्या होता है और एयरक्राफ्ट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट की बात करूँ तो जैसा कि डिफिनेशन आप देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट व्हीकल होता है जो कि सपोर्टेड होता है एयर द्वारा। ये लाइटर देन एयर भी हो सकता है, हैवियर देन एयर भी हो सकता है, मैकेनिकली ड्रिवन भी हो सकता है और नॉन मैकेनिकली ड्रिवन भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका एयरक्राफ्ट। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो ये तो कई तरीके हैं एयरक्राफ्ट के क्लासिफिकेशन करने के। वो इंजन बेसिस पे भी किया जा सकता है क्लासिफिकेशन। आप कह सकते हैं कि उनका पर्पस क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करना, उस हिसाब से भी उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो किया जाता है, ठीक है। तो कई तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो एयरक्राफ्ट को, कई पार्ट में आप बांट सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, वो होता है कि ये लाइटर देन एयर है कि हैवियर देन एयर है, ठीक है। अब लाइटर देन एयर और हैवियर देन एयर को भी क्लासीफाई करने के लिए दो तरीके होते हैं। नंबर 1 आपका जो तरीका है वो है कि आप मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को कंसीडर करो, तो उस केस में भी होता है। दूसरा हमारा केस है कि एयरक्राफ्ट प्रेशराइज है या फिर नहीं। इस केस में भी हमारे क्या होते हैं कि एयरक्राफ्ट को क्लासीफाई करते हैं। अगर आप बात करें हम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जिस एयरक्राफ्ट का वेट 5700 kg से कम में होता है उसको हम लाइटर एयरक्राफ्ट में रखते हैं, और जो ज़्यादा होता है उससे उसको हम रखते हैं हैवियर देन एयर में, ठीक है। और प्रेशराइजेशन के केस में जो एयरक्राफ्ट प्रेशराइज होता है उसको हैवियर देन एयर में रखते हैं, और जो नॉन प्रेशराइज होता है उसको लाइटर में रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो होता है वो 5700 kg से कम होता है, बट वो प्रेशराइज होते हैं, तो उनको भी हम हैवियर देन एयर में रखते हैं। अब जब मैं आपको आगे क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि लाइटर देन एयर में कौन से आते हैं, हैवियर देन एयर में कौन से आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले कि काइट जो होता है, जो पतंग होता है, वो हैवियर देन एयर में आता है कि लाइटर देन एयर में। तो ये जैसे ही मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको पता चल जाएगा कि लाइटर में आता है कि हैवियर में आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइटर देन एयर में कौन से एयरक्राफ्ट आते हैं। लाइटर देन एयर जो एयरक्राफ्ट होता है इनको एरोस्टैट भी बोलते हैं, और जो हैवियर होते हैं उनको एरोडाइन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लाइटर एयरक्राफ्ट होता है वो आता है, उसमें सबसे पहले आता है एयरशिप, ठीक है। दूसरा आता है फ्री बलून, तीसरा आता है काइट बैलून। तो ये 3 जो हो गए आपके, ये हमारे होते हैं लाइटर देन एयर में, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कैसे इनको क्लासीफाई करते हैं। ये जो हम अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के कंसर्न में कर रहे हैं। अब दूसरा जो हमारा है हैवियर देन एयर, उनमें आता है सबसे पहले इंजन ड्रिवन एयरक्राफ्ट, दूसरे विदाउट इंजन ड्रिवन एयरक्राफ्ट। इंजन ड्रिवन हो गया, दूसरा विदाउट इंजन हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंजन ड्रिवन में। तो इंजन ड्रिवन में आपके 3 एयरक्राफ्ट आते हैं। सबसे पहला एरोप्लेन, दूसरा हमारा हो गया रोटरी विंग, और तीसरा हो गया हमारा ऑर्निथॉप्टर, ठीक है। ये 3 हो गया। अब विदाउट इंजन ड्रिवन में देखें तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं, विदाउट इंजन को बाद में डिस्कस करते हैं। फर्दर आगे हम बढ़ें तो एरोप्लेन को भी आगे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका हो गया एम्फीबियन, दूसरा हो गया आपका लैंड प्लेन, और तीसरा हो गया सी प्लेन। अब आते हैं रोटरी विंग के ऊपर। तो रोटरी विंग की बात करें तो रोटरी विंग जो है उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो है हमारा जायरोप्लेन एंड सेकेंड वन इज हेलीकॉप्टर। तो ये 2 हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये 2 तरीके से इसको भी क्लासीफाई किया गया। तो ये 2 पार्ट में इसको भी बांटा गया है, ठीक है। और लास्ट में तो हमारा ऑर्निथॉप्टर था ही। अब बात करते हैं विदाउट इंजन एयरक्राफ्ट कौन से होते हैं। तो विदाउट इंजन हैवियर एयरक्राफ्ट में सबसे पहले आपका आता है ग्लाइडर एंड सेल प्लेन, जितने भी होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो काइट। देखा मैंने आपसे बोला था ना कि काइट किस में आता है, तो काइट हैवियर देन एयर में आता है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा एक चार्ट बन गया है। तो यही था हमारे एयरक्राफ्ट का क्लासिफिकेशन। अब आप हमें कमेंट में बताओ कि एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन में क्या अंतर होता है। देखो ऐसे ही हम क्वेश्चन मॉड्यूल के टाइम पे पूछते रहेंगे, जो करेक्ट आंसर देगा वो जीत सकता है स्केल मॉडल। जो सही बताएगा मैं उसको नोटिस करूँगा, आगे भी अगर क्वेश्चन आप सही बताते रहते हो तो मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो एक बार व्हाट्सएप नंबर पे हमारे आप डायरेक्ट मैसेज कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।